जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बंगाल से एक खबर आ रही है, वो सिर्फ एक फिशिंग एक्सीडेंट नहीं बल्कि इंडिया की मैरीटाइम सॉवरेनिटी, ह्यूमन लाइव्स और नेबरली कंडक्ट पर सीधा सवाल है। वेस्ट बंगाल के 24th, इनफैक्ट कहना चाहिए साउथ 24th परगना से निकला इंडियन फिशिंग ट्रॉलर एफपी परमिता 11 इंडियन वाटर्स में रात के अंधेरे में बांग्लादेशी नेवी के वेसल से टकराया और डूब गया, जिसमें 16 फिशरमैन थे और जो समुद्र में गिर गए, जिसमें से 11 को बचा लिया गया और 5 अभी भी लापता हैं। और इस सब को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह से बांग्लादेश की तरफ से जो बाउंड्री वायलेशन का केस है और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो अभी इस पे इंक्वायरी कर रही है और कई सारे सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। उसी पर आज हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहला और सीधा सवाल ये कि अगर बांग्लादेशी नेवी को लगा कि इंडियन वॉट जो ट्रॉलर है वो उनके पानी के अंदर आ गया है, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया? देखिए, दिसंबर 16 1971 उस दिन हम्म। पाकिस्तानी ट्रूप्स ने भारत के सामने सरेंडर किया था। 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ इंडिया। आधी आर्मी पाकिस्तान की इंडिया के सामने सरेंडर कर चुकी थी और उस दिन बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। हमने स्प्लिट कर दिया था पाकिस्तान को। ईस्ट पाकिस्तान उस दिन बांग्लादेश बन गया था। और कल के दिन एक तरह से सिंबॉलिकली आप ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश नेवी का एक वेसल है, वो अपनी लाइट बंद कर देता है और वांटेडली हमारे जो फिशिंग व्हीकल है उसके टकरा जाता है, जिसके कारण 5 फिशरमैन लापता है और ये भी माना जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई है। सबसे बड़ी सिंबॉलिक बात ये हो रही है कि बांग्लादेश के क्रिएशन में जिसमें भारत ने उनकी हेल्प की है, वो उस तरह आके आप ये देखिए कि उस क्रिएशन के डे में ये इंसिडेंट हुआ है। और ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। बांग्लादेश के अंदर एक रेडिकलाइज स्टूडेंट लीडर्स है जो एनसीपी पार्टी बोलते हैं। उनके भी कल एक स्टूडेंट लीडर ने बोला है कि इस बार जो 7 सिस्टर्स है भारत की, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स है, 7 स्टेट्स है, उसको बांग्लादेश अभी हत्या लेगा। तो कहीं ना कहीं क्लियर कट बोला जा रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे वो नजर रख रहे हैं और वो प्रोवोक कर रहे हैं भारत को कि बांग्लादेश के ऊपर हम कोई एक एक्शन करें। तो मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश प्रोवोक कर रहा है ताकि भारत कोई एक्शन ले और बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन ना हो और यूनिस अपनी सत्ता बरकरार रखे। 12 फरवरी को बांग्लादेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं और वहां पर अभी एक तरह से माहौल ऐसा है कि यूनिस नहीं चाहते कि वो सत्ता छोड़े, बट कहीं ना कहीं अब ये सारे प्रोवोकेशंस कर रहे हैं ताकि भारत एक्शन ले और इसी बहाने बांग्लादेश के अंदर एक तरह से जो इलेक्शंस है काउंटरमांड हो जाए और वो रद्द हो जाए और उसके बाद यूनिट सत्ता में बरकरार रखे। एक चीज है, उसके बाद वो विक्टिमहुड बिल्कुल। कार्ड खेलना चाहते हैं और यूनिस जो है वो जेलेंस्की बनना चाहते हैं। जैसे जेलेंस्की हम्म। ने रशिया को भड़काया कि नेटो में मुझे ज्वाइन करना है, कंटिन्यूसली रशिया ने उनको वार्निंग दी है, फिर भी वो रशियन रेड लाइन को क्रॉस कर रहे थे। वैसे ही काम यूनिस कर रहा है भारत को भड़का कर, और बार बार ये आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स इसके लिए दिया जा रहा है कि भारत भी बांग्लादेश के ऊपर अटैक करे, भारत को ऐसे एग्रेसर क्लासिफाई कर दिया जाए और यूनिस की सत्ता बची रहे और वो भारत की जो ग्लोबल छवि है उसको धूमिल करने की एक साजिश रच रहा है। उमेश जी, अब सवाल यहाँ पे ये है कि वैसे तो ये है कि जो बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कि बांग्लादेशी जो है वो इंडियन वाटर्स में आए और उन्होंने इस तरह से अटैक किया, लाइट्स ऑफ करके, सारी चीजें जो रिपोर्ट्स हैं। लेकिन अगर बांग्लादेशी क्लेम को भी हम मान लेते हैं तो सवाल ये है कि उन्होंने ये सारी चीजें जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो क्यों नहीं किया। और अगर क्लेम सही है, ट्रॉलर उनके वाटर में गया था, तो उन्होंने जो बांग्लादेश नेवी है उन्होंने वहां से बिना डिटेंशन या रेस्क्यू के वापस क्यों चली गई? क्या कुछ छिपाया जा रहा है? क्या
ऐसा है जिसको अभी तक हम यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं? देखिए, सीधी-सी बात है कि 16 दिसंबर 1971 उसी दिन उसी दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ और उसी दिन इन्होंने भारत के एक फिशिंग ट्रॉलर पे अटैक किया ताकि भारत को प्रोवोक किया जाए। तो कहीं भी हो जाए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से दे आर ऑब्लाइज्ड टू सेव ह्यूमन लाइफ। तो बांग्लादेश ने अपनी और ड्यूटी की भारत ने नहीं है। तो यही किया, पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे ही किया ना भारत ने। बांग्लादेशी जो फिशरमैन पकड़े, उनको लीगल प्रोसेस के थ्रू सारा फॉलो किया, जेल भेजा, फिर डिप्लोमेटिक रूट से उनको वापस भेज दिया। देखिए अंबर जी, मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश के अंदर अभी यूनिस जब तक है, मोहम्मद यूनिस जब तक वहां पर सत्ता पर काबिज रहेंगे, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहेंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाले इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में। देखिए, कुछ दिनों से बांग्लादेश जो है वो उन्होंने अपनी बॉर्डर पे वो लाल मोनीर हट जो एयरबेस है उसको अभी ऑपरेशनल कर रहे हैं। वो यूरोफाइटर टाइफून ले रहे हैं। सीधी बिसी बात है, ऑल दिस मिलिट्री बिल्डअप इसके लिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में वो भारत के ऊपर अटैक कर सके, एक ट्राई पार्टियट अटैक, जिसमें मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके वो भारत को अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी नहीं तो साल भर में वो पक्का करेंगे, मुझे ये लग रहा है। उमेश जी, चलिए मानते हैं कि जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सब मिलकर उकसा रहे हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश खास तौर से भारत हमेशा भारत ने मैक्सिमम डिप्लोमेटिक सपोर्ट बांग्लादेश को दिया है हमेशा। और अब जाकर जो इंडियन फिशरमैन हैं उनको इस तरह से इंडियन फिशरमैन को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि जो 47 इंडियन फिशरमैन हैं वो बांग्लादेशी जेल से रिहा हुए हैं, जिसमें से एक कस्टडी में ही उसकी डेथ हुई। तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कहीं न कहीं जो फिशरमैन है उनको पॉलिटिक्स का, जियोपॉलिटिक्स का कहना चाहिए, सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। ये कब तक चलेगा और आपको क्या लगता है भारत को किस तरह के काउंटर अब यहाँ पर रखने की आवश्यकता है? क्योंकि बांग्लादेश लगातार जो रेड लाइन्स है उनको क्रॉस कर रहा है। भारत संयम बना के रखा है। भारत को मालूम है इस पॉइंटलेस वॉर में किसी का फायदा नहीं होने वाला। और ये कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत की इसी संयमता का बांग्लादेश एक तरह से फायदा उठा रहा है। उसको भी मालूम है भारत इस समय उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए। पर भारत ने भी एक तरह से स्ट्रेटेजी बना ली है। हमारी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास हमने 75 हमारे फाइटर जेट्स जो हैं हाशिमारा एयरबेस पे तैनात कर दिए हैं। उधर S-400 सिस्टम्स आ चुके हैं और उधर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी आ चुके हैं। अमर जी, सीधी बात है कि भारत को मालूम है कि बांग्लादेश की ये जो सरकार है, जो अमेरिका का पिट्ठू उधर बैठा हुआ है, वो कुछ भी करेगा अपनी सरकार बचाने के लिए। अब वहां पर अमेरिका ने क्या किया, हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पर एक परमानेंटली एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करके छोड़ दिया है। पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली वो कुछ ना कुछ प्रोवोक कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हिंदुओं पे अटैक हुआ है, उसके बाद उन्होंने जो हमारा जो देश का जो मानचित्र है उसको भी, उसके अंदर भी जो 7 सिस्टर्स है, हमारे जो 7 ईस्टर्न स्टेट्स है, उसको बांग्लादेश का पार्ट बताया है, ग्रेटर बांग्लादेश की बात बोली है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने रिश्ते सुधारे हैं। पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज, चिटागोंग टू कराची फेरी सर्विसेज, और जिस हिसाब से ISI के जो जनरल्स है और शमशाद मिर्जा और बांग्लादेश और पाकिस्तान के नेवी चीफ, उन्होंने रिपीटेडली विजिट भी किया है। बताया जा रहा है कि हाफिज सईद बांग्लादेश जा सकते हैं, नहीं तो सैफुल्लाह सैफ भी बांग्लादेश जाके आ चुके हैं। बांग्लादेश वहां पर अपने यहाँ पर 10,000 लोगों की एक इस्लामिक आर्मी क्रिएट कर रहा है ताकि भारत के अंदर फिदाइन स्क्वाड भेजा जाए और भारत के अंदर एक तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाए। बांग्लादेश हर तरीके से रेड लाइन क्रॉस करता जा रहा है। पिछले दिनों उन्होंने जाकिर नायक को भी इनवाइट किया था, जो कोई कारणवश जाकिर नायक ने वो इनविटेशन बाद में डिक्लाइन भी कर दिया है। अब
सबसे बड़ी बात है कि भारत को अभी एक तरह से अब एक्शंस लेना पड़ेगा। और 2-3 दिन पहले उस्मान हड्डी की वहां पर मृत्यु हो गई थी। वो लोग बता रहे हैं कि उनको कुछ धुरंधर्स ने उनको मौत के हाथ घाट उतार दिया था। बांग्लादेश उसमें भी भारत को दोषी ठहरा रहा है, पर हमने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये मोहम्मद यूनुस खुद करवा रहा है, खुद अपने जो वहाँ के जो नेता हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनको खुद एलिमिनेट कर रहा है और भारत के ऊपर एक तरह से तौमत लगा रहा है। इसमें 2 स्ट्रेटेजी होती है। एक तो होती है कि कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। सेकंड, भारत के ऊपर एक तरह से इल्जाम लगा के वो भारत को बैक फुट में रखना चाहता है। तो यूनुस जो है एक तरह से कंटिन्यूअसली वो प्रोवोक कर रहा है भारत को। ये तो उमेश जी हम जब से यूनुस आया तब से देख ही रहे हैं। लेकिन सवाल अब भारत को लेकर है कि क्या भारत अपनी जो मैरीटाइम रेड लाइन्स है उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर हम यही देखेंगे कि सिर्फ इंसिडेंट के बाद सिर्फ एक वर्बल नोट और या फिर जो इन्वेस्टिगेशन है वहीं तक की सारी चीजें रुक जाएंगी। किस तरह से इस पर हम एक कड़ा वो देख देख पाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि भारत अभी कुछ भी नहीं करेगा। भारत अपना ही सरकार, वहां पे इलेक्टेड सरकार के साथ बात करना चाहेगा। बांग्लादेश की इकोनॉमी हम्म। खराब हो चुकी है, वहां पर बैंकिंग सिस्टम चरमरा गया है। बांग्लादेश को भारत को $1 बिलियन देने हैं। और बांग्लादेश और भारत के बीच में नेक्स्ट ईयर वाटर ट्रीटी भी रिन्यूअल में आ रही है, गंगा वाटर ट्रीटी। कहीं ना कहीं बांग्लादेश इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। बांग्लादेश का अस्तित्व भारत की मर्जी के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो अब भारत कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसमें बांग्लादेश की जनता को प्रॉब्लम हो। भारत ये एक तरह से बहुत एहतियात से काम बरत रहा है। और मेरा ये मानना है, बांग्लादेश के अंदर देखिए, शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी नेशनल लीग, उसको दीबार कर दिया है। उसको एक तरह से इलेक्शंस में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, यूनिस जो है वहां उनकी मंशा ही नहीं है इलेक्शन होल्ड करने की। बिल्कुल, वो तो समझ में आ रहा है कि वो किसी भी ना किसी तरह से इलेक्शंस को रोककर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम इस पूरे मसले पर वापस आते हैं, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, वैसे बे ऑफ बंगाल जो है वो ग्रे ज़ोन तो नहीं है। तो क्या ये इंसिडेंट मिसकैलकुलेशन था, या फिर कोई या फिर इंटेंशनल शो दिखाने का जो वो, हालाँकि हम देख ही रहे हैं कि वो तो ख़ैर फ़ोर्स कर रहे हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर इस तरह से चीज़ें होती रहेंगी, तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसने बांग्लादेशी ट्रॉलर को जो रैमिंग है उससे डुबाया होता, तो क्या रिएक्शन होता? अगर हम इस पूरा मतलब सिचुएशन रिवर्स कर दें तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इंडिया तो ऐसा करता भी नहीं। सबसे बड़ी नहीं, बात जस्ट ये है। लेट्स सपोज अब हमें पता ही नहीं करता। अगर हम ऐसा करते नहीं है, अगर किया होता तो क्या होता? अब तक क्या हुआ होता? मैं अभी जस्ट तक इमेजिन द सिनेरियो। इंटरनेशनल मीडिया जो है, जो चाइनीज समर्थित इंटरनेशनल मीडिया है, अमेरिकन मीडिया है, अज़ेरी मीडिया है, टर्किश मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया है, इसको एक बहुत बड़ा इश्यू बना देती, सीधी बात है। और इंडियन फिशरमैन की डेथ को एक तरह से डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है। ये जो है एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किया नहीं, जा रहा है। उमेश जी, आपकी बात में मैं एक सवाल और यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ कि चलिए इंटरनेशनल मीडिया तो जो कर रही है वो करे। हमारी अपनी मीडिया क्यों इन मुद्दों पर बात नहीं करते? हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारे मुद्दे डिस्कस नहीं होते हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान और यही मुर्गा लड़ाओ डिबेट के अलावा, हालांकि मैं खुद वो उस डिबेट में होती हूँ, बट हम इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? हमारी मीडिया को किसने रोका है? ये मीडिया को पूछिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। हमारी मीडिया तो बहुत सारी चीजों पे उठाती नहीं है, जो रियल इश्यूज है उसके ऊपर बातचीत तो होती नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, पूरा जो उनकी जो डिस्कशन होता है वो फिश मार्केट से कम नहीं होता है। मच्छी बाजार जैसे वहां पर चिल्लम चिल्ली होती है, और उसी को एक तरह से वो डिबेट बोलते हैं। तो मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि इंडियन मीडिया जो प्राइवेट मीडिया है उसको ना देखने से अच्छा आप दूरदर्शन देख लीजिए। कम से कम आपको
सरकार की आधिकारिक पोजीशन आपको मालूम पड़ेगी, रियल न्यूज़ आपको उधर से मिलेगा। बाकी आप ये देखिए कि हिंदू मुस्लिम करना ही एक तरह से हमारे मीडिया के लिए बढ़िया है। हमारी मीडिया तो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको इनवाइट करती है, उनको बोलती है, कोई भी एरे गिरे को बुला के उसको बोल देती है विशेषज्ञ है, ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं रहता उनमें। वैसा तो हमारी मीडिया का एक तरह से स्टैंडर्ड है। तो मैं खुद बहुत जगह जाता हूँ और मैंने देखा है कि जब मैं उनके डिबेट्स देखता हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो क्या बात कर रहे हैं, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत को अभी जो है इसका स्ट्रांग प्रोटेस्ट लेना चाहिए भारत सरकार को, और बांग्लादेश के जो एम्बेसडर है इंडिया में उसको तलब करके एक प्रोटेस्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी चुप क्यों है, सबसे बड़ी मैं बात यही ये है। सवाल पूछने के इंतजार में थी कि ममता दीदी आगे आखिर उनको क्यों सांप सूंघा हुआ है, वो क्यों नहीं बोल रही है? हाँ, देखिए इलेक्शन का टाइम है, मई में इलेक्शन होने वाले हैं, इस मुद्दे को वो भुना सकती थी, वो भी चुप है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए भारत की राजनीतिक पार्टियां सब लोगों को, किसी को भी एक तरह से जो रियल मुद्दे हैं उसके ऊपर बातचीत नहीं करनी है। इन्हें जो बोलते नहीं, हैं नहीं, मैं ये अननेसेसरी। समझना चाहती हूँ कि यहाँ से एक बात मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी या फिर जो जियोपॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, उनको हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज उठाती है और ना ही हमारी मीडिया उठाती है। इसके पीछे का कारण क्या इग्नोरेंस है या फिर कुछ और? मेरे समझ में नहीं आया अभी तक। सीधी बात है, कोई भी ऐसे इश्यूज कोई नहीं निकालना चाहता जिससे एक तरह से उनको टीआरपी की उनको एक तरह से नुकसान हो। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है भारत के लोगों के लिए, और इनको ये लगता है इसके लिए जब नहीं, भी आप ये। ये ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग पता है क्या जो उन लोगों को लगता है कि हमारे देश की जनता इन मुद्दों से सरोकार नहीं रखती, जबकि ऐसा नहीं है। आप उनको जो खबर पहुंचाएंगे, उनको हमारे देश की जनता बहुत बदल चुकी है, डिजिटाइज हो चुका है, उनको हर चीज का ज्ञान है। बांग्लादेश क्या कर रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान क्या कर रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, इसराइल ने क्या कर दिया, यूएस ने क्या कर दिया। दे आर वेल अवेयर और दे वांट टू नो, बट हमारी मीडिया करना ही नहीं चाहती है इन सारी चीजों पे बात। देखिए ये मीडिया को पूछिए, मैं इसका कोई जवाब दे नहीं सकता। बस मैं आपके चलिए, साथ मैं आपसे बात मीडिया कर। से ही पूछूंगी, लेकिन ममता दीदी का जवाब आप जरूर दे सकते हैं। ममता दीदी का जो है मुझे लगता है सही समय था, और वो बंगाल के जो फिशरमैन हैं, गरीब लोग, उनके साथ ये होता है। ममता दीदी को तो बहुत जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए। एक तो वो खुद उस सूबे की सीएम है, उसके बाद वैसे भी वो बंगाली हैं, भारतीय हैं। हर तरह से उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है कि उस पर बहुत ज्यादा सख्त आवाज उठाएं। देखिए ममता दीदी को पूछिए कि वो मई में भारत के अंदर जो विधानसभा इलेक्शन है उसके लिए लड़ना चाहती हैं क्या ममता दीदी? फरवरी फरवरी में में। बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहती है? तो ये सवाल उनको पूछ लीजिए, मैं तो बस इतना ही समझ में आ रहा है। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि उन्होंने ये इश्यू के ऊपर अभी तक कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रेडी है, या फरवरी 12 को बांग्लादेश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए रेडी है, वो ममता दीदी जाने। ममता दीदी से सब्र नहीं हो रहा, तो वो शायद फरवरी फरवरी में ही चुनाव लड़ना चाहती हैं। खैर, जो भी है, बट कुल मिलाकर बात ये है कि अगर सिचुएशन रिवर्स होती तो हाल इंटरनेशनल मीडिया में कुछ और होता। आज भारतीय फिशरमैन को इस तरह से टारगेट किया गया और 5 अभी भी लापता हैं और इंक्वायरी चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। क्यों बांग्लादेश नेवी ने प्रोटोकॉल्स, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं किया? ये बड़े सवाल हैं। क्या कुछ छुपाया जा रहा है? वो आगे पता चलेगा। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।